नमस्कार। आज की प्रश्न श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो एचटेट दिसंबर 2025 के लिए और यूजीसी नेट के लिए और अन्य संस्कृत की किसी भी परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो प्रश्न अभ्यास में अवश्य जुड़े रोज। और आज के प्रश्न अभ्यास में भाग 4 और आज का पहला प्रश्न है नाटके अंकानाम अधिकतमा संख्या का। अष्टौ, पंच, दश, षट। नाटक में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तो आप काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण और दस रूपक में यदि नाटक का लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि अधिकतम संख्या 10 और कम से कम 5 होना चाहिए। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है सी, 10। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 2 है स्वप्नवासु अधस्तन युग्मा नाम शमीची नाम तालिकाम चिनुत। तो स्वप्नवासु दत्तम से किसका संबंध है? अभिज्ञान शाकुंतलम से, मृच्छकटिक से और उत्तर रामचरित से किसका संबंध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब तो सबसे पहले हम देखें तो स्वप्न वासोदत्तम में लावणक ग्राम में आग लगने के कारण संबंध है। अभिज्ञान शाकुंतल में धीवर वृत्तांत है षष्ठ अंक में। और मृच्छ कटिक में सर्विलक का प्रसंग आता है और उत्तर रामचरित में लव और कुश के वर्णन। तो क का 3, तो सबसे पहले 3 होगा, फिर ये नहीं हो सकता, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम 1, तो यही ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार कथानक से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है अपरीक्षित कारकम कस्य पुस्तकस्य भागः। अपरीक्षित कारक किस पुस्तक का भाग है? एचटेट में इस साल इस प्रकार का भी एक प्रश्न पूछा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यदि आपने पढ़ा है इसी बार एक प्रश्न आया था, तो अपरीक्षित कारक पंचतंत्र, पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं तो उनके नाम में जो एक है वो अपरीक्षित कारक भी है। ठीक है। तो इनके पांचों के आप नाम याद कर लेंगे तो पंचतंत्र की परीक्षा दृष्टि लेकर आएंगे तो उसमें देखना। अगला प्रश्न, पंचतंत्र से रचनायाः उद्देश्यम् आसीत् सामान्य जनान् नीति ज्ञानं कर्तुं, बालकान् नीतिज्ञं कर्तुं, राज्ञः अमरकीर्तेः पुत्रान् शिक्षितुं, विष्णु शर्मा स्वविद्वतां निवेदयितुं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही
उत्तर बताइए। आज का प्रश्न नंबर 4 है और इस श्रृंखला का 74 नंबर प्रश्न है। पंचतंत्र ग्रंथस्य रचनायाः उद्देश्यम् आसीत्। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा ने राजा अमर कीर्ति के पुत्रों को शिक्षित करने के लिए पंचतंत्र की रचना की थी। ठीक है, कौन से राजा के? अमर कीर्ति की। ठीक है, तो ये सवाल का ध्यान रखेंगे। अमर कीर्ति के राजा के जो पुत्र थे, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने इसकी रचना की थी, पंचतंत्र की। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, 75 आज इस श्रृंखला का। तो हितोपदेश कति भागेषु विभक्त। तो हितोपदेश कितने भागों में विभक्त है? चत्वारः, पंच, षट या नौ? तो हितोपदेश कितने भागों में? पंचतंत्र है वो 5 भागों में है। और हितोपदेश देखें तो हितोपदेश में इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो हितोपदेश में 4 भाग है। कितने भाग हैं? 4। तो चारों का नाम याद कर लेंगे, इस बार सवाल आया था। हितोपदेशे कति कथाः सन्ति? 43, 30, 25 या 10? तो हितोपदेश में कितनी कथाएं हैं? तो इस प्रश्न ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? हितोपदेश जो नारायण पंडित की रचना है, जिसमें 4 भाग हैं, तो उनमें चारों भागों में 43 कथाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 43, 43। अगला सवाल। हितोपदेशे पंचतंत्रात् कति कथा समुद्रिता। हितोपदेश में पंचतंत्र से कितनी कथाएं ली गई है? कितनी? 43 की 43 या 25 या 20 या 28? तो ये तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो हितोपदेश में पंचतंत्र से 25 कथाएं ली गई है। कितनी कथाएं ली गई है? 25। तो ये ध्यान रखेंगे, हितोपदेश में पंचतंत्र से 25 कथाओं को लिया गया है। ठीक है, हितोपदेश के जो लेखक हैं वो नारायण पंडित है। 4 इसमें भाग हैं। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं और इसके रचयिता विष्णु शर्मा है। ठीक है, और अमर कीर्ति के पुत्रों को ज्ञान देने के लिए, नीति शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की रचना की थी। ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 78। पशु पक्षी विषयकाः कथाः यस्मिन् सन्ति सवर्तते। हितोपदेश, गीता, बाल रामायण या चित्र मीमांसा? तो जिसमें पशु पक्षी की विषय कथाएं हैं, वो ग्रंथ कौन सा है? तो पशु पक्षी विषय कथाएं मिलती है हितोपदेश में। ठीक है, हितोपदेश में ही पशु पक्षी विषय कथाएं मिलती है। गीता नहीं है, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। बाल रामायण नहीं है और चित्र मीमांसा भी नहीं है। अगला सवाल, पशु पक्षी विषय का भी कथा भी के मुदिताः भवन्ति। गर्दभा, वानराः, बालाः या मत्स्याः? पशु पक्षी विषय कथाओं से कौन आनंदित होते हैं? गधे, बानर, बाल या मत्स्य? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है पशु पक्षी जो कथाएं हैं उनसे बालक खुश होते हैं। ठीक है, बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं? खुश, प्रसन्न। अगला 80 नंबर सवाल है, समास बहुला इति वैशिष्ट्यम कस्या विधायाः। तो संस्कृत गद्यस्य, संस्कृत नाटकस्य, संस्कृत व्याकरणस्य, संस्कृत पद्यस्य? समास बहुलता किसकी वैशिष्ट्यम
अस्ति, कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, जिसमें सबसे ज्यादा समास मिलते हैं, ऐसी संस्कृत का कौन सी विधा है जिसमें समास बहुलता है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है गद्य। ठीक है, बाणभट्ट ने कादंबरी में बहुत लंबे लंबे समासों को किया है, तो इसका सवाल 80 का ए। अगला सवाल है, बृहत कथा मूलतः विरचिता संस्कृत भाषायां, प्राकृत भाषायां, हिंदी भाषायां, पैशाची भाषायां। जो बृहत कथा है गुणाढ्य की, तो उस कथा का जो मूल है वो किस भाषा में है, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में या पैशाची भाषा में। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पैशाची प्राकृत भाषा में बृहत कथा मूल रूप से रची की गई है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 82, श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम तत्पद्य गद्यम मयम पंचविधम त्रिविधम द्विविधा और पंचसप्तविधम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ये कारिका है श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम तत्पद्य गद्यम मयम। तो यदि आप साहित्य दर्पण या दस रूपक को यदि पढ़ा है तो वहां पे ये पंक्ति मिल जाएगी, श्रव्यम श्रोतव्य मात्रम तद पद्यमयम तत् गद्य पद्यमयम द्विधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, वासवदत्ता कथाया नायको अस्ति, ये भी एचटेट में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एचटेट 2022 में लेवल 2 में पूछा हुआ सवाल है, विवाश्वदत्ता कथा के रनायक कौन है। तो कंदर्प केतु, मकरंद, विद्याधर, किराता। तो वहां पर थोड़ा ऑप्शन चेंज सा, बाकी सवाल यही था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंदर्प केतु है वो वासुदेवता का नायक है। अगला सवाल, प्रत्यक्षरश्लेषमयबन्ध विन्यास वैदग्ध्य निधिर्निबन्धम् इति कथनम् अस्ति बाणभट्टस्य सुबन्धोः दण्डिनः वादीभसिंहस्य। तो प्रत्यक्षरश्लेषमयवर प्रबन्ध विन्यास वैदग्ध्य निधिर्निबन्धम् इति कथनम् अस्ति बाणभट्टस्य सुबन्धोः दण्डिनः वादीभसिंहस्य। किसका कथन है ये। तो ये यदि आपने वाशुदेवता पढ़ी है तो इस सवाल का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला सवाल, शास्त्रीय गद्यम प्राप्यते, शास्त्रीय गद्य प्राप्त होता है पंचतंत्र में, हितोपदेशे, रूपकेशु, महाभाष्य। शास्त्रीय गद्य कहाँ प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, शास्त्रीय गद्य। तो पंचतंत्र में कहानियां मिलती है, हितोपदेश में भी कहानियां, रूपक रूपक 10 होते हैं, उपरूपक 18 होते हैं, और महाभाष्य इसका सही उत्तर होगा। जो शास्त्रीय गद्य है वो महाभाष्य में प्राप्त होते हैं। अगला सवाल, कविनाम निक्षम भवति गद्यम श्यामला दंडकम शास्त्रम छंदो योजनम। प्रश्न नंबर 86, इसका सही जवाब क्या होगा। तो कविनाम निक्षा भवति, निक्षम भवति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गद्यम। अगला सवाल, आख्यायिका कथावस्तु अस्ति चमत्कार पूर्णम कवि कल्पितम मिश्रितम ऐतिहासिकम। आख्यायिका की कथा, आख्यायिका हर्षचरित है, वो बाणभट्ट की आख्यायिका है, तो उसकी कथा वस्तु कैसी है। तो आख्यायिका की हर्षचरित की जो कथा है वो क्या है, ऐतिहासिक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। ठीक है, मिश्रित नहीं होती, कवि कल्पित नहीं होती और चमत्कार पूर्वक भी नहीं होती। ठीक है, तो ऐतिहासिक हरचरित की कथा है वो ऐतिहासिक है। अगला, गद्य काव्य त्रयाम आयांती, गद्य त्रय। ठीक है, गद्य काव्य त्रयी, जैसे लघु त्रयी, बृहत त्रयी, वैसे ही गद्य त्रयी। गद्य त्रयी में कौन से आते हैं।
प्रश्न नंबर 88 का सही जवाब क्या होगा? दशकुमार चरितम, वासुदत्ता कादम्बरी, कादम्बरी शूद्र कथा, हर्षचरितम, हर्षचरितम दशकुमार चरित शूद्र कथा, और शिवराज विजय कादम्बरी हर्षचरित। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है दस कुमार चरितम दंडी की है, और वासोदत्ता सुबंधु की है, और कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की है। ये गद्य त्रयी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है गद्य काव्यम नास्ति। क्या पूछा है? नास्ति पूछा है। ऐसे सवाल कई बार गलत हो जाते हैं। तो कादम्बरी, बुद्ध चरितम, दश कुमार चरितम, हर्ष चरितम। तो गद्य काव्य नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? कादम्बरी बाणभट्ट का गद्य है। ठीक है, कथा और बुद्ध चरितम, दश कुमार चरितम ये भी गद्य है, अभी हमने पढ़ा गद्य त्रयी के अंतर्गत आता है। हर्ष चरितम ये आख्यायिका है, ये भी गद्यात्मक होती है। ठीक है, आख्यायिका और कथा दो प्रकार की होती है। तो उसमें इस सवाल का सही जवाब है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित अशोक घोष की रचना है, और इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, अगला सवाल। ऐतिहासिकोपन्यासकारः कः? अंबिकादत्त व्यासः, बाणभट्टः, सुबंधु या मम्मटः? ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अंबिकादत्त व्यास है, या बाणभट्ट है, या सुबंधु है, या मम्मट है? तो मम्मट काव्य शास्त्री है, सुबंधु ने वासोदत्ता लिखी है, और बाणभट्ट की कादम्बरी हर्षचरितम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा अंबिकादत्त व्यास। ठीक है, तो आपने यदि कवि परिचय की श्रृंखला नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। और यदि आप एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत विषय से, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला सवाल है प्राचीन आचार्याणां मते गद्य काव्यस्य कति भेदाः? दो, तीन, एक, तीन, आठ। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? प्राचीन आचार्यों के मत में गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो प्राचीन आचार्यों के मत में गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो दो भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अग्नि पुराणे गद्य काव्यस्य कति भेदाः प्रदर्शिताः? दो, एक, तीन, पांच। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अग्नि पुराण में गद्य काव्य के कितने भेद प्रदर्शित किए हैं? तो अग्नि पुराण में गद्य काव्य के पांच भेद किए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन से हैं ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं पांच भेद कौन कौन से हैं। अगला सवाल गद्य काव्य भेदानां विस्तृत विवरणम कुत्र प्राप्यते? गद्य काव्य के भेदों का विस्तृत विवरण कहाँ प्राप्त होता है? गद्य काव्य मीमांसा, पद्य काव्य मीमांसा, दृश्य काव्य मीमांसा, या उपयुक्त सर्वेषु? तो गद्य काव्य के भेद का निरूपण गद्य काव्य मीमांसा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गद्य काव्य मीमांसायाम गद्य भेदानां विस्तृतम वर्णनम विद्यते। अगला सवाल गद्य काव्य मीमांसाकारः कः? गद्य काव्य मीमांसाकार कौन है? अंबिकादत्त व्यासः, माघः, कालिदासः, या मम्मटः? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? गद्य काव्य मीमांसा की रचना किसने की? इस सवाल का सही जवाब है अंबिकादत्त व्यास। ठीक है, अंबिकादत्त व्यास जी ने गद्य काव्य मीमांसा लिखी है। अगला खंड काव्यम इति कथ्यते।
यत जो किस प्रकार है, काव्य से एक देशस्य अनुसरणं करोति, खंडेषु विभक्तं भवेत्, खंडिता नायिकायाः चारित्राधारित भवेत्, या महाकाव्येषु केषांचन सर्गाणाम निबद्धो करणम भवेत्। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ये पूछ रहे हैं खंड काव्य, जैसे मेघदूत है, और खंड काव्य का लक्षण पूछ रहे हैं ये। तो कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काव्य के एक देश का जो अनुसरण करता है वही क्या होता है? खंड काव्य होता है। ठीक है, अगला सवाल। यस्य कथानकम लघु तथा प्रायः स्वल्पो भवेत् तत्किम चंपू काव्यम, श्रव्य काव्यम, खंड काव्यम, प्रबंध काव्यम। तो यस्य कथानकम, जिसका कथानक छोटा तथा प्रायः थोड़ा होता है। ठीक है, स्वल्प मतलब थोड़ा, लघु मतलब छोटा, छोटा और थोड़ा होता है, ऐसा क्या होता है? तो चंपू काव्य नहीं होता, श्रव्य काव्य नहीं होता। ठीक है, गद्य गद्य में श्रव्य काव्य है और खंड काव्य। तो इसका सही जवाब है खंड काव्यम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, लघु कथा होती है, स्वल्प मतलब छोटा भी होता है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब सी। अगला सवाल है, खंड काव्य से रचना का, खंड काव्य की रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, मेघदूतम या कादम्बरी। इनमें से जो खंड काव्य है वो कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब किरातार्जुनीयम, ये महाकाव्य है, भारवी का है। ठीक है, और शिशुपाल वधम ये महाकाव्य है, ये माघ का है, और मेघदूतम ये खंड काव्य है। ठीक है, ये क्या है? खंड काव्य है। और कादम्बरी है, ये कथा है। ठीक है, महाकवि बाण भट्ट की। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेघदूत। अगला सवाल, विश्वनाथानुसारम खंड काव्यस्य परिभाषा का। खंड काव्यम भवेत् काव्यस्येकदेशानुसारी च, सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको, और पूर्वापर निक्षेपणापि येन, या उपयुक्तम सर्वम। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में षष्ठ परिच्छेद में बताया गया है। ठीक है, साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद को यदि आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा, तो छठे परिच्छेद को यदि आप देखोगे तो उसमें मिलेगा, खंड काव्यम भवेत काव्यम एक देशानुसारी च। खंड काव्य होता है वो एक देश का अनुसरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल, नाट्यस्य आद्य प्रवर्तक कः। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? नाट्यस्य आद्य प्रवर्तक कः? भगवान नटराजः, भगवान भरतः, पाणिनि, व्यासः। तो नाट्य के आद्य प्रवर्तक किसको माना गया है? तो नाट्य के आद्य प्रवर्तक माना गया है भगवान नटराज को। किसको माना गया है? भगवान नटराज को। और भरत है, उन्होंने रस सूत्र की रचना की है, यानी ठीक है, इनके बाद। तो इसका सही उत्तर होगा नटराज। और आज का अंतिम प्रश्न है, काव्येषु किम रम्यम भवति? महाकाव्यम, चंपू काव्यम, नाटकम या रामायणम। तो काव्यों में कौन सा काव्य रमणीय होता है? तो आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम। ठीक है, तो यहीं से ये सवाल पूछ लिया, काव्यों में क्या है? नाटक रमणीय होता है, सी। और नाटकों में भी क्या है? अभिज्ञान शाकुंतल। ठीक है, और काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी शकुंतल। और तत्रापि चतुर्थो अंक, और अभिज्ञान शाकुंतल में भी चौथा अंक। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और चौथे श्लोक में भी चार श्लोक। ठीक है, और चार श्लोक आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि चार श्लोक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर प्रश्नों का अभ्यास किया। और इसी प्रकार से हम यूजीसी नेट और एचटेट के लिए प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे।
और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट के माध्यम से बताएं और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ सायं।